इस जो स्लाइड्स हैं, कंटेंट है हमारा इंट्रोडक्शन, मेन पर्पज है। और इंट्रोडक्शन के बाद हम बात करेंगे अपने गूगल क्लासरूम की, जिसके द्वारा हम अपने स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करते हैं। फिर यूट्यूब चैनल, इस कोर्स में के बाद हम क्या सीखेंगे, कुछ सिलेबस के बारे में। इम्पोर्टेंट है कि इसमें ये वाला टॉपिक कि सिग्नल्स हमारे एवरीडे लाइफ में क्या रोल प्ले करते हैं, इस सब्जेक्ट का क्या इम्पोर्टेंस है। उसके बाद हम देखेंगे सिग्नल्स का दूसरी ब्रांचेस में, जो कि नॉन इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से अलग ब्रांच है, उस ब्रांच में क्या रोल है। लास्ट में हम देखेंगे कि ये सिग्नल प्रोसेसिंग का जो हिस्ट्री है क्या है, ये कैसे डेवलप हुआ। ठीक है, सिग्नल सिस्टम को लोग एक सिंपल सॉल्यूशंस के रूप में कहते हैं। ये जो है किसी भी चीज का सिंपल सॉल्यूशन है। सिंपल सॉल्यूशन किससे मिलता है? मैथमेटिक्स की हेल्प से। हम लोग किसी भी चीज का सॉल्यूशन बेस्ट और सिंपलेस्ट तरीके से निकालते हैं मैथमेटिक्स की हेल्प से। इसलिए सिग्नल जो है मैथ्स की हेल्प से सॉल्व होता है। ठीक है, और मैथ्स मतलब कंप्यूटेशन, कैलकुलेशन। अगर आप इसको कंप्यूटर की हेल्प से करना चाहते हैं तो इसमें प्रोग्रामिंग लगती है और प्रोग्रामिंग की आवश्यकता हो सकती है। ठीक है, इसलिए सिग्नल प्रोसेसिंग आपको अगर प्रोग्रामिंग आती है तो और अच्छे से सीख सकते हो। इसलिए बट बेसिक रिक्वायरमेंट मैथ्स तो इसके लिए है। ठीक है, एसएस मतलब सिंपल सॉल्यूशन और एसएस मतलब सिग्नल्स एंड सिस्टम्स। इस तरीके से हम कहते हैं सिंपल सॉल्यूशन से मैथ्स को कनेक्ट करते हैं, मैथ्स कंप्यूटेशन से प्रोग्रामिंग आती है। ओके, अब हम देखते हैं कि हम लोग इंटरेक्ट करेंगे गूगल क्लासरूम के हेल्प से। classroom.google.com पे चाहिए और हमारी मेरी क्लास को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने के बाद आप वहां पे देख सकते हो नोटिफिकेशन आएंगे। यूट्यूब पर चैनल है मेरा टेक जियान के नाम से, इस नाम से आप सर्च कर लीजिए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसको सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको जो है मेरे जो सिग्नल सिस्टम का कोर्स है उसको यहाँ पे आप इसके होम पे ही नीचे देख सकते हो। इसकी आपकी पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगी। ठीक है, तो सिग्नल्स हैं, सिग्नल्स बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। और सिग्नल्स एंड सिस्टम्स सब्जेक्ट जो है सिग्नल्स की स्टडी को बताता है। सिग्नल सिस्टम सब्जेक्ट इज द स्टडी ऑफ सिग्नल्स एंड सिस्टम्स एंड देयर एनालिसिस एंड एप्लीकेशंस इन प्रैक्टिकल लाइफ। एप्लीकेशंस एंड इन द प्रैक्टिकल लाइफ। ओके, सिग्नल्स क्या होते हैं? सिग्नल इज something or that carries information. So signal carries information. Signal carries some information with it. Okay, सिग्नल प्रोसेसिंग जो है उस इंफॉर्मेशन का मैथमेटिक्स है, उसका एनालिसिस है। ठीक है, सिग्नल प्रोसेसिंग की हेल्प से आज हम MP3 सुन पाते हैं, ऑडियो गाने सुन पाते हैं, सब कुछ सुन पाते हैं, कंप्यूटर में स्टोर कर पाते हैं। MP3 रिकॉर्डिंग, इसके पीछे भी बहुत ही ब्यूटीफुल सा एल्गोरिदम है MP3 एल्गोरिदम, और जो कि सिग्नल प्रोसेसिंग का ही पार्ट है। JPG कोडिंग जो है वो भी सिग्नल प्रोसेसिंग होता है। JPEG हो, PNG हो, PP, कुछ भी इमेज का फॉर्मेट हो, वो सारे के सारे सिग्नल प्रोसेसिंग है। वीडियो का फॉर्मेट जैसे MP4, MPEG, जो भी फॉर्मेट में वीडियो आपको मिलते हैं वो सारे के सारे वो भी सिग्नल प्रोसेसिंग के बहुत अच्छे एग्जांपल हैं। लैपटॉप, मोबाइल्स में बहुत सारे सिग्नल्स यूज होते हैं। हम कहते सिग्नल नहीं आ रहा है, मोबाइल में सिग्नल नहीं आ रहा है। अरे यार, मोबाइल में भी सिग्नल ही नहीं आ रहा है, क्या करूं? मतलब सिग्नल पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। अगर सिग्नल नहीं आएगा तो बात ही नहीं हो पाएगी। देखिए, तो मोबाइल फोन को मैंने 2 बार इसलिए लिखा हुआ है, मोबाइल होना चाहिए और मोबाइल में इंटरनेट भी होना चाहिए, तभी तो हम व्हाट्सएप चला पाएंगे, वीडियो देख पाएंगे, मेरे वीडियो लेक्चर देख पाओगे मेरे। ठीक है, कुछ लोग टीवी पसंद करते हैं, है ना, कुछ किसी भी टाइप का सीरियल देखते रहते हैं, कुछ लोग किसी भी टाइप का कुछ भी सीरियल देखते रहते हैं। ठीक है, ओके, शार्क टैंक फॉर एग्जांपल, शार्क टैंक, कुछ भी, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि यही देखना है, अब जो भी आप पसंद करते हो वो टीवी देखते हो। टीवी में भी सिग्नल के हेल्प से ही वहां तक पहुंचता है, केबल की हेल्प से पहुंचता है या वायरलेस की हेल्प से पहुंचता है, किसी भी तरीके से आप तक पहुंचता है। रेडियो भी सिग्नल्स की हेल्प से हमारे पास तक पहुंचता है। रेडियो के सिग्नल्स होते हैं वो हमारे पास पहुंचते हैं। कभी सिग्नल दिखता है, कभी सिग्नल नहीं दिखता है, लेकिन मूव कर जाता है। तो सिग्नल विजिबल भी हो सकता है, इनविजिबल भी हो सकता है। ठीक है, so, विजिबल मतलब हम उसको करने के लिए कुछ ना कुछ तरीका अपनाते हैं, तभी हमें विजुअलाइज होता है, नहीं तो वो इनविजिबल ही होता है,
वाईफाई वाईफाई के भी सिग्नल होते हैं, उसकी भी रेंज होती है, कहाँ तक पहुंचेगा, उसका भी एक एरिया होता है, एक फ्रिक्वेंसी होती है, मतलब एक एरिया होता है जहां तक उसका सिग्नल जाएगा, उसकी एक फ्रिक्वेंसी होती है। सिग्नल को हम अगर प्रॉपर रिसीव करें और प्रॉपर उसको ट्रांसफॉर्म करके देखें तो देख भी सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से सिग्नल्स पे ही रडार चलते हैं, सिग्नल पे ही सोनार चलते हैं, सिग्नल से ही ऑडियो स्पीच जो है, मेरी जो स्पीच है वो भी रिकॉर्ड हो रही है सिग्नल की हेल्प से। सिग्नल की हेल्प से ही हमारा इमेजेस कैप्चर होती हैं, इमेजेस भी एक प्रकार का सिग्नल ही है, उनको हम लोग 2D सिग्नल कहते हैं। ओके, वीडियो भी एक प्रकार के सिग्नल ही है, वीडियो में क्योंकि इंफॉर्मेशन होती है इसलिए वीडियो भी सिग्नल है। इसके बाद ईसीजी सिग्नल, ईसीजी के बारे में इलेक्ट्रोकार्डियम कार्डियोग्राम बोलते हैं, पीसीजी को फोनोकार्डियोग्राम बोलते हैं, एमआरआई मैग्नो रेजोनेंस इमेजिंग होती है, एक्सरे इमेजेस होती हैं। इन सब में ये सब सिग्नल्स हैं जो कि बायोमेडिकल और मेडिकल कॉलेज में मेडिकल एनालिसिस, जो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और किसी मेडिकल इमरजेंसी में होते हैं उस टाइम पे ये सारे सिग्नल हमारी मदद करते हैं। तो सिग्नल हमारे इमरजेंसी हेल्पर भी है, इमरजेंसी में हेल्प करता है। ठीक है, आजकल तो मोबाइल फोन ही सब चीज का हेल्प करता है, इमरजेंसी में मोबाइल से कॉल करता है। ठीक है, तो पुलिस आ जाती है। ओके, तो इमरजेंसी में भी मेडिकल इमरजेंसी के काम में हमारे मेडिकल सिग्नल हेल्प करते हैं। इसके बाद अगर कुछ में कहीं पर नॉइस बहुत ज्यादा है, नॉइस किसी कारण से मिक्स हो गया है सिग्नल में, तो डिनॉइजिंग का काम भी सिग्नल प्रोसेसिंग का ही है। ठीक है, सिग्नल का एनालिसिस तो करना ही करना है, हमें नॉइस को भी हटाना और फिल्टर करना, ये सारे काम जो है सिग्नल प्रोसेसिंग के। इसके अलावा सिग्नल्स को जैम करना, सिग्नल्स को रोकना, सिग्नल को एक एरिया में नहीं पहुंचने देना या सिग्नल को किसी एरिया से नहीं निकलने देना, जेमर्स करते हैं, ये काम भी सिग्नल्स का है। इसके अलावा भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं लाइफ में जो कि सिग्नल्स के थ्रू होते हैं। ठीक है, तो सिग्नल्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट है लाइफ में। ठीक है, तो अगला देखते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि सिग्नल्स, क्योंकि हर चीज इस पूरे पूरे यूनिवर्स में हर चीज इंफॉर्मेशन कैरी करती है और हर चीज इन्फिनाइट, ये लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन कैरी करती है। तो इसलिए क्या करते हैं कि हर चीज में सिग्नल्स है, जहां पे भी इंफॉर्मेशन है वहां पे सिग्नल होगा। ठीक है, तो हर जगह सिग्नल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, हर जगह आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है, हर उस इंफॉर्मेशन का एनालिसिस भी किया जा सकता है। तो ये हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं कि सिग्नल्स जो है डिजिटल लाइफ का आधार स्तंभ है। आप देखते हैं ब्रांचेज ऑफ इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो सिग्नल सारी ब्रांचेज में यूज होता है। जैसे मैंने कह ही दिया है ऑलरेडी कि सिग्नल हर जगह होता है, हर चीज में पाया जाता है, हर चीज में इंफॉर्मेशन होती है। तो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स हो, चाहे वो मेजरमेंट हो, चाहे वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो, चाहे वो एनालॉग कम्युनिकेशन हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, उन सब में किसी न किसी प्रकार का इंफॉर्मेशन और सिग्नल पाए जाते हैं, उनकी हेल्प से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। जैसे ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में चाहे वो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो, चाहे मोटर्स हो, चाहे वो जनरेटर्स हो, चाहे वो स्विचेज हो, तो सब कुछ सिग्नल्स को कंट्रोलिंग में या सिग्नल के प्रोपेगेशन में हेल्प करते हैं। इवन इनफैक्ट इलेक्ट्रिसिटी भी एक सिग्नल है, ये भी आपको पता है। सिविल इंजीनियरिंग में भी सिग्नल्स का बहुत ज्यादा यूज होता है। आजकल तो वो सर्वे करते हैं हेलीकॉप्टर की हेल्प से, वीडियो सिग्नल्स की जो वीडियो इमेजिंग की जाती है और एक सर्वेइंग करने के लिए। इसके अलावा स्ट्रक्चर्स का एनालिसिस करते टाइम पे भी मशीन यूज की जाती है जिनसे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उनको भी हम एज ए सिग्नल के रूप में कर सकते हैं और उसका हम प्लॉटिंग और एनालिसिस वगैरह कर सकते हैं। फिर देखेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्ट्रेस एनालिसिस किया जाता है, टेम्परेचर का एनालिसिस किया जाता है, प्रेशर का एनालिसिस किया जाता है और फ्लो का, लिक्विड के फ्लो का एनालिसिस किया जाता है। इसलिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी इन सब चीज के सिग्नल्स होते हैं। सीएसआईटी तो एनीवे सिग्नल प्रोसेसिंग तो कंप्यूटेशन का ही ब्रांच है जिसके जो कि सिग्नल प्रोसेसिंग का ही बेस है। तो ये कंप्यूटेशन जो होता है सिग्नल्स में, बहुत कंप्यूटेशन पे ही सिग्नल प्रोसेसिंग ही चलता है, पूरे सिग्नल का एनालिसिस बेस्ड है। तो कंप्यूटर साइंस और आईटी ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनमें सिग्नल प्रोसेसिंग तो बहुत ज्यादा, इनफेक्ट ये तो कई कई जगह कंप्यूटर साइंस में सिग्नल प्रोसेसिंग के सब्जेक्ट्स भी होते हैं, हो सकता है यहाँ पर भी।
और केमिकल्स में भी सिग्नल्स होते हैं, केमिकल के भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं केमिकल का एनालिसिस करने के लिए, और वो इंस्ट्रूमेंट्स जो है केमिकल से सिग्नल्स कलेक्ट करते हैं जिसके बेसिस में एनालिसिस किया जाता है। डिफरेंट ब्रांचेस में, ऑल ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग में आपको ये सब कुछ मिल जाएगा, केमिकल सिग्नल्स आपको हर जगह मिलेंगे। ओके, इसीलिए IEEE कहता है, IEEE क्या कहता है, IEEE कहता है कि द साइंस बिहाइंड अवर डिजिटल लाइफ इज सिग्नल प्रोसेसिंग। ये लिखा हुआ है IEEE की सिग्नल प्रोसेसिंग सोसाइटी ने कह दिया है कि साइंस बिहाइंड आवर लाइफ इज सिग्नल प्रोसेसिंग, साइंस बिहाइंड डिजिटल इंडिया इज सिग्नल प्रोसेसिंग। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी स्टोरी कि स्टोरी कहां से बनी। अब मैं कहानी सुनाऊंगा, आप सब कहानी सुनिए। इस कहानी बहुत समय पहले की बात है कि एक महर्षि हुए थे। उन महर्षि ने जो हम अभी आजकल जो नंबर्स यूज करते हैं 1 2 3 4 या 1 2 3 4 इन नंबर्स को बताया था। वो थे महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि ने माहेश्वर सूत्र की हेल्प से संस्कृत व्याकरण, संस्कृत व्याकरण के साथ साथ जो संस्कृत ग्रामर थी, ग्रामर के साथ साथ उन्होंने उनको मैथमेटिकल नोटेशंस उस ग्रामर में लिखे, और उस ग्रामर में उन्होंने ये रिकर्सन का जो अभी जो रिकर्सन आपने पढ़ा होगा, प्रोग्रामिंग जिसने सीखी है, तो रिकर्सन का जो कंसेप्ट है वो उन्होंने उस टाइम पे दिया था, और साथ ही साथ ट्रांसफॉर्मेशन का कंसेप्ट भी उनके संस्कृत ग्रामर में मिलते हैं। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इस रेफरेंस के बेसिस में। मैंने एक रेफरेंस पढ़ा, एक बुक है हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, ये वाइले पब्लिकेशन ने पब्लिश किया है 1991 में। ठीक है, ये 2 साल क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये 1989 में ये एक्सेप्टेड हो गया था और 1991 में पब्लिश हो गया। ओके, तो ये इस बुक के बेसिस में बताया गया। आप देखिए, पाणिनि ने बताने के बाद फिर दूसरे ये जो हमारे महर्षि थे, ये महर्षि थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे और मैथमेटिशियन थे। इन्होंने, ये बहुत पहले की बात है, मीन्स ये जीसस क्राइस्ट के पहले की, ये तो पाणिनि तो 5th और 6th सेंचुरी बीसी के हैं, और आर्यभट्ट जो है 476 और 550 एडी के लगभग लगभग थे। और इन्होंने बताया ज्या कोज्या ऐसे सूत्र थे इनके। इनके भी आर्यभट्टीय नाम की एक बुक है। इसके बाद इनके ही जो सिद्धांत थे, क्योंकि इन्होंने लिख के प्रॉपरली लिखे, तो इनके सिद्धांत जो थे, एस्ट्रोनॉमिकल जो सिद्धांत थे, उनको आगे कंटिन्यू किया इनके डिसाइपल्स। ठीक है, ये इनके डिसाइपल्स हैं वाराहमिहिर। वाराहमिहिर ने इनके जो वर्क था उस वर्क को कंटिन्यू किया, और एज ए रिजल्ट एक बुक पब्लिश हुई सूर्य सिद्धांत के नाम से। वो और भी कुछ दिन बाद पब्लिश हुई थी, जो कि इनके आर्यभट्ट और वाराहमिहिर के ही आगे जो कंटिन्यू किया, जिन्होंने लता देव नाम के कोई महर्षि थे, उन्होंने सूर्य सिद्धांत कि ये सब क्योंकि सन की एक्टिविटीज के बेसिस में कुछ मैथमेटिकल एनालिसिस था, और इस मैथमेटिकल एनालिसिस से एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा हुआ। तो एनीवे मैथमेटिकल एनालिसिस जो है वो हमारे सिग्नल प्रोसेसिंग का रूट है। ट्रांसफॉर्मेशंस, मैथमेटिक्स, साइन, कोसाइन जो है वो है हमारे डीएसपी सिग्नल प्रोसेसिंग का रूट। तो यहीं से सिग्नल प्रोसेसिंग स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो हम इसको छोड़ नहीं सकते। साइन कोसाइन को आप यहाँ पे ऐसा नहीं बोलोगे कि नहीं हमने तो शुरू कर दिया था, ये फूरियर ट्रांसफॉर्म शुरू कर दिया था फोरियर ने ला, फोरियर ने जो है डीएसपी या सिग्नल प्रोसेसिंग शुरू। ये फोरियर के पहले तो साइन कोसाइन आया, साइन कोसाइन नहीं होता तो फोरियर कहां से बता देता। ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म तो फोरियर सीरीज भी, फोरियर सीरीज साइन कोसाइन के बाद ही स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इससे पहले आपको ये देखना पड़ेगा, पाणिनि को देखना पड़ेगा, पाणिनि के बाद आपको देखना पड़ेगा आर्यभट्ट, आर्यभट्ट के बाद वाराहमिहिर, और ऐसे ही और भी कई लोग थे जिन्होंने अपने नाम नहीं बताए और बहुत सारे एनालिसिस कर गए। एनीवे, तो हम अब चलते हैं जो मॉडर्न नई स्टोरी जो है, आजकल के जो नए जो साइंटिस्ट थे मॉडर्न डीएसपी के, उनके बारे में बात करते हैं। तो स्टोरी का पार्ट 2 शुरू होता है। पार्ट 2 में ये फोटो आती है। इस पर्सन को देख के आपने अगर पहले देखा हो तो आप कह सकते हो ये बहुत बड़ा आदमी, मतलब इसने बहुत बड़ा काम किया है, इसने फोरियर ट्रांसफॉर्म दिया।
इसका नाम है जोसेफ फोरियर। फोरियर ने फोरियर ट्रांसफॉर्म दिया, फोरियर सीरीज दी। वैसे उसका कोई उद्देश्य ऐसा सिग्नल एनालिसिस या डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग का नहीं था। उसने जो काम किया था वो हीट प्रोपगेशन पे काम किया था और वो हीट एनालिसिस पर ही वर्क करता था। लेकिन उसका जो एनालिसिस है वो सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हुआ है, इसलिए सिग्नल प्रोसेसिंग में भी बहुत यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। एनीवे, अब हम देखेंगे कि फोरियर के बारे में मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा, एक इसकी पूरी स्टोरी सुनाऊंगा कि ये इसने क्यों किया, कैसे किया, क्या करता था। ये इसकी नेपोलियन बोनापार्ट से फ्रेंडशिप थी, बस मैं इतना बता देता हूँ। नेपोलियन का नाम तो आप लोग जानते ही होंगे ना, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। आप दूसरी फोटो दिखाता हूँ। ये दो आदमी जो हैं, ये है कूले और एक है टूके। कूले और टूके, एक टूके और एक कूले, इन दोनों ने मिलकर बहुत बड़ा काम किया। बहुत बड़ा काम क्या किया, इन दोनों ने मिलकर इस पर्सन की बहुत बड़ी हेल्प की। इस फोरियर की, नाम इसी का चल रहा है अभी भी, इसकी बहुत बड़ी हेल्प की इन दो लोगों ने मिलके कोलैबोरेटिव वर्क में। दोनों ने कोलैबोरेटिव काम मिलके काम किया और मिलके इस फोरियर ट्रांसफॉर्म को, इसको फास्ट कर दिया। बहुत दौड़ने लगा, बहुत तेज दौड़ने लगा, बहुत फास्ट कर दिया। फास्ट करने का मतलब ये नहीं कि उसको दौड़ा दिया, दौड़ाना। उसने क्या किया, एक ऐसा एल्गोरिथम बनाया जो कि न्यूमेरिकली काम कर सकता है, कंप्यूटर के लिए सूटेबल हो गया फोरियर ट्रांसफॉर्म। पहले फोरियर ट्रांसफॉर्म कंप्यूटर के लिए सूटेबल नहीं था। इसने, इन दोनों ने मिलके जो काम किया, फोरियर ट्रांसफॉर्म को कंप्यूटर के लिए सूटेबल बना दिया। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद कूले जी और टूके जी को, ठीक है। इसके ये इनफैक्ट कह सकते हैं कि आजकल का जो सिग्नल प्रोसेसिंग है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो भी चीजें हैं, जो भी हम न्यूरल नेटवर्क, जो फीचर एक्सट्रैक्शन जो भी कर पा रहे हैं, वो सब करने में इन लोगों दोनों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एक फोटो और दिखाता हूँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ये वैसे तो इसने जो काम किया था वो इससे पहले कर दिया था, फोरियर से पहले कर दिया था। लेकिन इसका जो काम है वो इसके साथ में रिलेट हो गया, जुड़ गया। ठीक है, कैसे जुड़ गया मैं नाम बताऊंगा तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। इसका नाम है पियरे साइमन मार्कस डे लाप्लास। लाप्लास सबसे इंपॉर्टेंट है, लाप्लास आपने सुना भी होगा, बाकी ऊपर के नाम छोड़ दो, बहुत लंबे लंबे नाम होते हैं इनके, इतना लंबा लंबा किसी को याद भी नहीं रहता। सिर्फ ये देख लो कि ये लाप्लास नाम था इसका। ठीक है, लाप्लास ने जो काम किया वो तो आपको पता ही है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ चुके हो। ठीक है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब आप पढ़ चुके हो तो आपको पता ही है कि लाप्लास ने बहुत काम किया है, बहुत सारे सिग्नल का ट्रांसफॉर्म दे दिया। ठीक है, तो फोरियर और लाप्लास में एक रिलेशन है, दोनों ने ट्रांसफॉर्म बनाया, ये इसका इन दोनों में कॉमन है। लाप्लास का अलग जगह एप्लीकेशन है, फोरियर के अलग जगह एप्लीकेशन है। ठीक है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म तब आया था, तो दोनों का काम लगभग साथ में चल रहा था। देखिए, इन दोनों साइंटिस्ट लगभग साथ में चल रहे थे, तो हो सकता है किसी ने एक दूसरे से इंस्पायर होकर काम किया हो सकता है। बट जबकि हम कहते हैं कि जो है लाप्लास थोड़ा सा एडवांस फॉर्म था फोरियर का, वो जबकि वो लाप्लास पहले से आया हुआ था। वो बस बात छोड़ दो। अब हमारे पास बचता है एक और ट्रांसफॉर्म जो कि हम लोग इसी अपने सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, वो है जेट ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो जेट ट्रांसफॉर्म इसने बहुत सारा काम किया था, वो यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे, आप इसको पढ़ लेना जब भी टाइम मिले। ठीक है, अभी अगला जो जेट ट्रांसफॉर्म कोई बता सकता है किसने किया था? किसने 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 बताया था जेट ट्रांसफॉर्म? इतना आसान नहीं है बताना, किस लिए, क्यों आसान नहीं? क्योंकि उसने अपना नाम नहीं लिखा है। इसने अपना फोरियर ने अपना नाम लिख दिया फोरियर ट्रांसफॉर्म या फोरियर सीरीज, इसने अपना नाम लिख दिया लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ने, लेकिन जेड ने नाम नहीं लिखा, इसने जेड जेड के नाम से ट्रांसफॉर्म बनाया, इसलिए आपको याद भी नहीं होगा। ठीक है, मैं नाम बता देता हूँ, इसका नाम था विटोल्फ फोरविस। ठीक है, इसका नाम आया है जेट ट्रांसफॉर्म के लिए, लेकिन इसने बहुत बड़ा काम नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि लाप्लास जो थे उन्होंने बहुत कुछ बता के गए थे, मतलब इनके जो, अगर आप डिटेल में पढ़ोगे, इन्होंने जो एनालिसिस करके दे दिया था, वो बहुत कुछ बता के गया था कि जेट ट्रांसफॉर्म बहुत आसानी से डिराइव किया जा सकता था। ठीक है, फिर भी हम इसने डिराइव किया, उसको क्रेडिट देते हैं। ओके, तो ये यही मेन है हमारे जो सिलेबस में, फोरियर ट्रांसफॉर्म, जेट ट्रांसफॉर्म, फोरियर सीरीज, यही सब पढ़ना है हम लोगों को, इसलिए मैंने इसकी स्टोरी बता दी। ठीक है, स्टोरी कैसी लगी
आप मुझे बताना अलग से, या फिर कमेंट में लिख के बता सकते हो कि ये स्टोरी कैसी लगी। वहां बेकार भी लग सकती है आपको, अच्छी भी लग सकती है, कुछ भी लग सकता है, लेकिन ये सिग्नल प्रोसेसिंग में एक इंटरेस्ट जगाने के लिए बहुत काम करेगी। ठीक है, और अब ये काम तो एक ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, कोई भी सब्जेक्ट समझते हैं हम तो सबसे पहले उसको याद करते हैं, उससे कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं, कुछ याद करते हैं, कुछ याद हो जाता है, तो फिर हम उसको थोड़ा बहुत जब इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो फिर उसके बाद हमें समझ में आने लगता है। जब कुछ समझ में आने लगता है तो हम उससे कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं कि कहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या इसके एप्लीकेशंस हो सकते हैं, है ना। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक क्या अप्लाई करोगे, कुछ नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, अप्लाई तो तभी करोगे ना जब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब कुछ अप्लाई भी करना आ गया, अप्लाई करने के बाद हम आप उसमें से कुछ नया भी बना सकते हो, कुछ कर सकते हो, तो ये सबसे ऊपर आता है। ठीक, एक ये जो यहाँ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के नाम से फेमस है, और इसी के बेसिस में कोर्स आउटकम्स तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो अभी मैं ये नहीं बताऊंगा कैसे तैयार किए जाते हैं, वो अलग विषय है, वो सब मैंने काम कर लिया है, वो काम मेरा है कैसे तैयार किए जाते हैं। बस कोर्स आउटकम्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। हर एक कोर्स के, चाहे वो कोई भी कोर्स हो, चाहे वो थ्योरी कोर्स हो, चाहे वो प्रैक्टिकल कोर्स हो, हर कोर्स में कोर्स आउटकम्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ 5 यूनिट होती है, 5 यूनिट में 5 कोर्स आउटकम है। पहले में हम लोग एनालिसिस करेंगे, तो आप पहला पहला जो यूनिट है उसको पढ़ने के बाद एनालिसिस करना सीख जाओगे डिफरेंट टाइप के सिग्नल्स की। दूसरे के बाद आप कुछ सिस्टम्स के बारे में सीख जाओगे। तीसरा यूनिट पढ़ने के बाद आप फोरियर सीरीज और फोरियर ट्रांसफॉर्म का सीख जाओगे। चौथा यूनिट पढ़ने के बाद आप जेट ट्रांसफॉर्म वगैरह का पूरा एनालिसिस सीख जाओगे, और 5 यूनिट सैम्पलिंग वगैरह भी आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है।